हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गिरीश मिश्रा आप सभी का इतिहास के अपने इस 65वें अंक में स्वागत करता हूँ। ये जो अब तक के हम लोग के 65 एपिसोड रहे हैं, इसमें पूरा इतिहास लगभग आपको बताया, जिसमें एंशिएंट, मेडिवल और फिलहाल हम लोग का फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था, स्वतंत्रता संग्राम। और स्वतंत्रता संग्राम का भी एक अच्छा खासा पोर्शन हम लोग कवर कर चुके हैं, जिसमें बताया था किस तरीके से फ्रीडम मूवमेंट की शुरुआत होती है। फिर उसमें गांधी जी आते हैं, पहले छोटे छोटे मूवमेंट चलाते हैं, फिर बड़े बड़े राष्ट्रीय आंदोलन चलाते हैं, जिसमें असहयोग आंदोलन, अनकोऑपरेशन, सविनय अवज्ञा, सिविल डिसोबीडियंस। और इसी सविनय अवज्ञा के दौरान 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे, गोलमेज सम्मेलन हुए थे, और इन्हीं गोलमेज सम्मेलनों का जो नतीजा निकला, कंक्लूजन निकला, उसी पर एक एक्ट पास किया ब्रिटिश पार्लियामेंट, जिसको 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं, 1935 भारत शासन अधिनियम। यह अधिनियम बहुत डिटेल्ड डॉक्यूमेंट था, जिसके बारे में पॉलिटी में हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। इसी एक्ट से पहली बार भारत में 1937 में आम चुनाव हुए थे, जनरल इलेक्शन, और उसी चुनाव के बाद सरकारें बनी। सरकारें कुल 11 राज्यों में बनी थी, जिसमें 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बनी थी। लेकिन जब 1939 सितंबर 1939 में यूरोप में सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ, तो इस सेकेंड वर्ल्ड वार की छाया भारत के फ्रीडम मूवमेंट पर पड़ती है, और पूरा इंडिया का फ्रीडम मूवमेंट वर्ल्ड वार के ही आगोश में चला जाता है। जैसे जैसे वहाँ पर राजनीति बदलती है, वैसे वैसे भारत में राजनीतिक उठापटक का दौर शुरू होता है। और इसी वर्ल्ड वार में भारत को शामिल करने के मुद्दे को लेकर कांग्रेस की जो सरकारों थी, उन्होंने रिजाइन किया 28 महीने के बाद। और उसके बाद जब 1940 का साल आया, तो इस 40 के साल में कुछ नई समस्याएं हैं, जिसमें सबसे पहले 23 मार्च 1940 को सबसे पहले मुस्लिम लीग ने ऑफिशियली अपनी डिमांड डिक्लेयर कर दी पाकिस्तान की। अब तक जो समस्याएं चल रही थी, उन्हीं समस्याओं में एक नई समस्या खड़ी होगी, बंटवारे वाली। उधर सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रिटेन की हालत कमज़ोर होती चली जा रही थी। उसी वजह से भारत के मदद लेने के लिए एक ऑफ़र दिया गया था, जिसको अगस्त ऑफ़र कहा गया था, 8 अगस्त 1940 को। लेकिन तब तक हमारा फ्रीडम मूवमेंट इतना मजबूत हो चुका था कि अब हम लोग ब्रिटिश सरकार के किसी ऑफ़र में आने वाले नहीं थे, और इस अगस्त ऑफ़र को खारिज कर दिया गया था। फिर बाद में अक्टूबर में 1942 में ही इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला, व्यक्तिगत सत्याग्रह, जो ये जताने के लिए था कि भारत की जनता सेकेंड वर्ल्ड वार में अंग्रेज़ों के साथ नहीं है। फाइनली जब 1942 का साल शुरू हुआ, उधर बताया था कि 1941 में जापान सेकेंड वर्ल्ड वार में एंट्री करता है एशिया में ब्रिटेन के खिलाफ। तो जब जापान की एंट्री होती तो इससे ब्रिटेन की हालत और ख़राब होती, क्योंकि अभी उधर अमेरिका वर्ल्ड वार में आ नहीं रहा था, यूरोप में इटली, जर्मनी ब्रिटेन पर प्रेशर बनाए हुए थे, इधर जापान आगे बढ़ रहा था। तो जापान के हमले के संकट को देखते हुए ब्रिटेन की तरफ से मार्च 1942 में क्रिस्प मिशन भारत भेजा गया। स्टेफर्ड क्रिप्स कैबिनेट मंत्री थे, उनको इंडिया भेजा गया कि भारतीयों के लिए एक ऐसा प्रपोजल तैयार हो जिससे कि भारतीय लोग तैयार हो सके सेकेंड वर्ल्ड वार में मदद करने के लिए। 23 मार्च 1942 को क्रिस्प मिशन भारत पहुंचा। हालांकि क्रिस्प को ऑफर अच्छा था, लेकिन वो सारी बातें बात के लिए थे कि अभी भारत मदद करे ब्रिटेन की, और जब वर्ल्ड वार खत्म हो जाएगा तो सारी बातें क्रिस्प लागू करेंगे। इसी बात पर गांधी जी ने क्रिस्प ऑफर को रिजेक्ट किया और कहा कि आपका ऑफर बिल्कुल एक पोस्ट डेटेड चेक की तरह है। मुस्लिम लीग ने भी क्रिस्प के ऑफर को रिजेक्ट किया, क्योंकि अलग से पाकिस्तान की डिमांड को क्रिस्प ने खारिज कर दिया था। यहाँ तक आपको पिछली क्लास में बता दिया था, और जिसको नहीं पता हो वो पिछला जो एपिसोड था इतिहास का, जो 64वां अंक था, उसको आप देख सकते हैं। आज हम लोग उससे आगे की बातें करेंगे। उधर सेकेंड वर्ल्ड वार में स्थिति गंभीर होती चली जा रही थी। जापान इधर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हुए सिंगापुर पर कब्जा कर चुका था। सिंगापुर एशिया में ब्रिटेन का सबसे बड़ा नेवल बेस था, और सिंगापुर पर कब्जा होते ही जो बाकी जगहों से एशिया के, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पे जहाँ जहाँ ब्रिटेन का कंट्रोल था, ब्रिटेन ने सरेंडर कर दिया, और सरेंडर करके वापस लौटना शुरू कर दिया। म्यांमार तक ब्रिटेन ने छोड़ दिया था। तो अब जापानी हमले का संकट भारत की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा था। उसी जापानी हमले के संकट को देखते हुए गांधी जी को लगा कि अगर इस समय आंदोलन नहीं चलाया गया तो वास्तव में बहुत देर हो जाएगी, और उसी समय आंदोलन चलाने और आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने को लेकर उन्होंने 1942 में वर्धा में एक मीटिंग बुलाई। 14 जुलाई 14th of जुलाई 1942 कांग्रेस का वर्धा सम्मेलन हुआ। इस वर्धा सम्मेलन में देश की जो कांग्रेस थी, कांग्रेस ने बुलाया था इसको, सभी बड़े नेताओं को इनवाइट किया गया था, जिसमें ये प्रपोजल गांधी जी ने पास करवाया कि अब समय आ गया है कि हमें बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन शुरू करना होगा। लेकिन बाकी नेता उस समय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, क्योंकि बाकी लोगों को लगता था कि अभी ब्रिटेन की हालत यूरोप में सेकेंड वर्ल्ड वार में ख़राब है, अभी अगस्त ऑफर आ रहा है, क्रिस्प ऑफर आ रहा है, थोड़ा देर वेट कर ले तो ब्रिटिश सरकार खुद एक अच्छा ऑफर लेके आएगी। और वैसे भी अगर ऑफर नहीं भी आता है तो ब्रिटेन तो खुद ही हार के कगार पर पहुँचा हुआ है।
तो इस समय कोई राजनीतिक आंदोलन चलाना बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य नहीं होगा। बाकी नेताओं को लगता था कि जब हम लोग आंदोलन चला रहे थे तो गांधी जी ब्रेक लगाए बैठे थे कि अभी आंदोलन नहीं होना चाहिए। जब हम लोग को लगता है कि अभी आंदोलन नहीं होना चाहिए, तब गांधी जी कह रहे कि आंदोलन होना चाहिए। तो फिर गांधी जी ने बाकी लीडर्स को यही समझाया कि इंडिया पर जो जापानी हमले का संकट था, यानी जापान जो भारत पर आ रहा था, तो जापान भारत पर हमला जो करने जा रहा था, तो जापान भारत पर हमला इसलिए नहीं कर रहा था कि जापान की दुश्मनी भारत से थी। जापान की भारत से कोई लड़ाई नहीं थी। जापान की लड़ाई थी ब्रिटेन से। ब्रिटेन का कंट्रोल था भारत पर। तो भारत में अंग्रेज़ों की उपस्थिति, यानी जो अंग्रेज भारत में थे, वो जापानियों के लिए एक चारे की तरीके से थे कि इसी को देखते हुए, लपकते हुए जापान भारत की तरफ बढ़ रहा था। और जिस तरीके से म्यांमार वगैरह और अंडमान निकोबार को ब्रिटेन ने खाली किया था सिंगापुर के सरेंडर के बाद, तो उस समय गांधी जी को लगने लगा था कि अगर भारत को भी अंग्रेज़ों ने इसी समय खाली किया जब जापानी आ जाए, तब हालत और बुरी हो जाएगी। तो इसलिए जापान की लड़ाई भारत से नहीं है, जापान की लड़ाई ब्रिटेन से। ब्रिटेन का कब्जा भारत पर है, इसलिए ब्रिटेन को हराने के लिए जापान भारत पर हमले की तैयारी कर रहा है। इसी समय अगर आंदोलन करके जापान को भारत से बाहर निकाल दिया जाए तो जापानी हमले का संकट चल जाएगा और जापान का भारत हमले पर कोई कारण नहीं बचेगा। लेकिन अभी बहुत सारे नेता इस पर तैयार नहीं हो रहे थे। जब तैयार नहीं हो रहे थे तो गांधी जी अपना बहुत ही एक जोशीला और एक बहुत ही ज़ोरदार भाषण देते हैं। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि हम आज़ादी की अपनी अंतिम लड़ाई हम शुरू करें। ये आज़ादी की हमारी अंतिम लड़ाई होगी। इस लड़ाई में हमें पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन जब तक हमारे शरीर में आखिरी खून की बूंद है, रक्त के आखिरी बूंद तक हम संघर्ष करते रहेंगे। जब तक शरीर में आखिरी सांस बची हुई, आखिरी सांस तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे ब्रिटिश सरकार से। अब हमें ब्रिटिश सरकार से न कोई समझौता करना है, न कोई एग्रीमेंट करना है, न बातचीत करती है। ब्रिटिश सरकार से बस 2 शब्द कहना है, अंग्रेजों भारत छोड़ो। सीधे सीधे उन्होंने नारा दिया, किसका? भारत छोड़ो का नारा दिया, क्विट इंडिया, कि अंग्रेजों भारत छोड़ दो, हमें हमारे लिए छोड़ दो, जापानी आएंगे तो उससे हम निपट लेंगे। और उन्होंने कहा कि हमारी आज़ादी की अंतिम लड़ाई होने वाली है। इस आज़ादी की अंतिम लड़ाई में हमारी जान चाहे रहे या जाए, लेकिन ये लड़ाई होके रहेगी। और सीधा सीधा उन्होंने कांग्रेस को चैलेंज किया कि अगर कांग्रेस ने इस लड़ाई में मेरा साथ नहीं दिया तो जी के और हाथ में मुट्ठी भर बालू उठाया। उन्होंने कहा कि मैं देश की बालू से एक आंदोलन खड़ा करूंगा जो कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन होगा। कांग्रेस को समाप्त करके एक नया कांग्रेस खड़ा करूँगा, एक नया आंदोलन खड़ा करूँगा, लेकिन आंदोलन ये होके रहेगा। तो गांधी जी बहुत जोश में बोले थे, बहुत ज़ोरदार भाषण दिए थे। जवानी में आदमी जोश की बात करे समझ में आता है, ये बुढ़ापे में कह रहे थे खून के आखिरी बूंद तक और अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो जो बाकी ढीले ढाले नेता थे उन लोग को लग गया था कि अब गांधी जी मानने वाले हैं नहीं और ये आंदोलन चल के रहेगा। फाइनली अंतिम आंदोलन का मसौदा तैयार कर दिया गया और फिर अगली तारीख दी गई 7 अगस्त को। 7 अगस्त 1942 बॉम्बे का ग्वालियर टैंक मैदान, ग्वालियर टैंक ग्राउंड, ये जो ग्वालियर टैंक का मैदान है इसी को अगस्त क्रांति मैदान कहा जाता है। इसी 7 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक ग्राउंड, ये बॉम्बे में है, इसी ग्वालियर टैंक ग्राउंड में जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो का आंदोलन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि हम आग से खेलने जा रहे हैं और ये आंदोलन एक दुधारू तलवार के तरीके से है और इससे हमें भी नुकसान पहुंच सकता है। जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। फाइनली 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो क्विट इंडिया का प्रस्ताव पारित किया गया और यहीं पर नारा दिया गया, डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया गया। और करो या मरो के नारे के साथ भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित कर दिया गया कि अब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होगा, पूरे देश में शुरू होगा। और जब गांधी जी ने यह नारा दिया करो या मरो का और रक्त के आखिरी बूंद, खून के आखिरी कतरे तक का और अंतिम सांस का लड़ेंगे या डू और डाई, ये सब ज़्यादा जोशीली बातें कुछ हो गई थी। तो जब ये जोशीली बातें गांधी जी कर रहे थे तो बड़ा रोमांचक उस समय लोगों को लग रहा था। पूरा 70 मिनट का उनका रिकॉर्डेड भाषण चल रहा था। तो जेबी कृपलानी उनका भाषण लिख रहे थे। उन्होंने कहा कि गांधी जी ऐसे भाषण दे रहे थे जैसे कोई देवदूत बोल रहा हो। ज़िंदगी में पहली बार उन्होंने जोशीला भाषण दिया था। तो गांधी जी पूरे जोश में थे। गांधी जी की इस आह्वान पर कांग्रेस में जोश भरा और पूरे देश में एक राष्ट्रीय आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो गई। और अगले दिन सुबह यानी 8 अगस्त को भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित कर दिया गया और 9 अगस्त 1942 की सुबह राष्ट्रीय आंदोलन शुरू होने वाला था। अब गांधी जी पूरे उत्साह में थे, पूरे देश में उत्साह था, करो या मरो का नारा था, सब कुछ बहुत सही तैयारियों के साथ चल रहा था।
लेकिन जब पूरे देश में उत्साह था, गांधी जी बिल्कुल तैयार बैठे थे, तो ब्रिटिश सरकार भी कान में तेल डाल कर नहीं बैठी थी। ब्रिटिश सरकार भी इस बात के लिए तैयार थी कि हो सकता है कुछ गंभीर कदम होने वाला है। तो इससे पहले कि कोई बड़ी घटना हो, अगले दिन यानी 9 अगस्त की सुबह हो और नेता घर से निकले और नेता घर से निकल के राष्ट्रीय आंदोलन शुरू करे, लोगों का नेतृत्व शुरू करें, उससे पहले ही ब्रिटिश सरकार ने एक कदम उठाया और 9 अगस्त 1942 9th of अगस्त 1942 एट शार्प 4 AM 4 बजे सुबह भोर में सीधे ब्रिटिश सरकार की तरफ से एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन जीरो आवर। और ये जो ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया, इसी ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सारे कांग्रेसी नेताओं को, जितने भी टॉप क्लास के कांग्रेसी लीडर थे, सबको उठा के अरेस्ट करके जेल में बंद कर दिया गया। तो ये ऑपरेशन जीरो आवर इसीलिए चलाया गया था कि कांग्रेस आंदोलन न कर सके और आंदोलन शुरू होने से पहले ही गिरफ्तारियों का दौर चला। रात में ही भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी नेताओं घरों के बाहर, लेकिन पता चला नेता अगले दिन सुबह होती 9 अगस्त की सुबह, इससे पहले नेता लोग निकलते, भोर में ही ब्रिटिश सरकार ने सबको अरेस्ट कर दिया। गिरफ्तारी का एक बड़ा लंबा चौड़ा दौर चला और ये दौर था बहुत लंबा चला था। तो आंदोलन शुरू होने से पहले गिरफ्तारियां हो गई, सारे बड़े नेता जेल पहुंच गए। अब सरकार ने झटका दिया। अब कोई भी मूवमेंट जब चलता है, कोई भी आंदोलन चलता है, तो किसी भी आंदोलन के चलने के लिए नेता ज़्यादा जरूरी होते हैं या जनता, यानी लीडर्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है या पब्लिक की, कौन ज़्यादा जरूरी होते हैं? अगर ये सवाल आपके दिमाग में उठा या हमने ये सवाल आपके दिमाग में डाला, तो इसको आप खुद से फील कर सकते हैं। जैसे पहले अगर भारत का उदाहरण लें, पिछले 8-10 साल पहले, 10-11 साल पहले, 2009-10-11 में भारत में करप्शन भी बड़े बड़े मामले होते थे। 2G घोटाला हुआ, तो 4G घोटाला हुआ, तो कोलगेट घोटाला हुआ, तो कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, बड़े बड़े करप्शन के मामले हो रहे थे। तो 2011 में अन्ना हजारे ने लोकपाल की मांग उठाई और एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया। बहुत सारे लोगों ने आंदोलन किया, हम लोग भी दिल्ली में थे, आंदोलन में शामिल हुए। बहुत ज़ोरदार आंदोलन चला, सरकार को पार्लियामेंट में लोकपाल बिल को प्रस्तुत करना पड़ा था, तो अच्छा चला आंदोलन। लेकिन फिर लोगों का गुस्सा बाहर निकल गया और फिर उतने बाद करप्शन के इतने बड़े बड़े मामले सामने नहीं आए। होते होंगे लेकिन अब सामने नहीं आते। अब अन्ना हजारे जी ने उसके बाद फिर से कई बार प्रयास किया, अभी भी कई धरना दे रहे होंगे, लेकिन अब कोई भाव नहीं देता। अगर नेता के हाथ में सब कुछ होता तो वो जब चाहते तब पब्लिक उनके साथ खड़ी हो जाती। अभी तो कोई नहीं खड़ा होता उनके साथ। जैसे इसके पहले के जितने भी आपको मूवमेंट बताए, तो हर एक मूवमेंट के दौरान क्या होता था कि आंदोलनों के दौरान नेता उपस्थित होते थे। जैसे आपको बताया कि असहयोग आंदोलन चला, जब चौरी चौरा कांड हुआ उसके बाद गांधी जी गिरफ्तार हुए। या सविनय अवज्ञा में जब दांडी मार्च हुआ, नमक कानून टूटा, तब गांधी जी गिरफ्तार हुए। यानी आंदोलनों के दौरान नेता होते थे, गिरफ्तारियां बाद में होती थी। इसके बावजूद वो आंदोलन उतने ज़बरदस्त नहीं चले। भारत छोड़ो आंदोलन ऐसा आंदोलन था जिसमें आंदोलन शुरू होने से पहले ही सारी गिरफ्तारियां हो गई। इसके बावजूद सबसे जो हमारे देश में जोरदार मूवमेंट चला, सबसे ज़बरदस्त जो आंदोलन चला, वो भारत छोड़ो ही था। रियल मीनिंग अगर देखा जाए पब्लिक मूवमेंट्स के, जन आंदोलन का अगर सही मतलब देखा जाए, तो वास्तव में जन आंदोलन भारत छोड़ो ही था। एक्चुअली आंदोलन नहीं था, एक क्रांति के तरीके से हुआ था, इसीलिए इसको अगस्त क्रांति भी कहते हैं कहीं की। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। तो किसी भी मूवमेंट के लिए पब्लिक का भरा होना जरूरी है, पब्लिक के अंदर गुस्सा होना जरूरी है। पब्लिक अगर जनता सामने रहेगी तो नेता कोई भी हो सकता है। जनता के अंदर अगर गुस्सा ना हो तो नेता कुछ नहीं कर सकता। तो वही इस समय था कि पब्लिक इतनी ज़्यादा एग्रेशन में आ चुकी थी, जनता इतने ज़्यादा गुस्से में आ चुकी थी कि नेताओं के न होने के बावजूद ये आंदोलन हमारा सबसे तेज चला। और इन नेताओं के न होने का फ़ायदा भी मिला, नेताओं के न होने का बड़ा फ़ायदा मिला। अब क्या फ़ायदा मिला अभी चर्चा करेंगे। पहले इस ऑपरेशन जीरो आवर की बात कर लेते हैं कि जो गिरफ्तारियां हुई, जो अरेस्ट हुए, कहाँ कहाँ रखे गए नेता, तो उनसे भी आपके सवाल बनते हैं। तो इन गिरफ्तारियों के निशाने में सबसे पहले तो गांधी जी थे। तो गांधी जी को अरेस्ट किया गया, तो गांधी जी को अरेस्ट करके रखा गया। जो गांधी जी गिरफ्तार हुए तो इनको कहाँ रखा गया, आगा खां पैलेस में। आगा खां पैलेस जो था, इसमें गांधी जी को अरेस्ट करके रखा गया। और यहाँ पर आगा खां पैलेस में जो गांधी जी गिरफ्तार हुए थे, तो गांधी जी के साथ इनकी वाइफ थी कस्तूरबा और इनके पर्सनल सेक्रेटरी महादेव देसाई। महादेव देसाई गांधी जी के निजी सचिव थे। तो कस्तूरबा और महादेव देसाई जो गांधी जी के निजी सचिव थे, ये लोग आगा खां पैलेस में गांधी जी के साथ ही अरेस्ट होकर रह रहे थे।
और आपको बता दें इन दोनों की मौत, यानी कस्तूरबा और महादेव देसाई जो गांधी जी के पर्सनल सेक्रेटरी थे, उन लोगों की मौत इसी आगा खां पहले जेल में ही हुई थी। तो गांधी जी गए तो थे उन लोगों के साथ, लेकिन जब जेल से छूटे तो वो लोग मर चुके थे। तो वो दोनों लोग इसी जेल में मरे थे। ठीक। बाकी जवाहरलाल नेहरू को पहाड़ी एरिया पसंद था तो उनको अल्मोड़ा जेल में रखा गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पटना में थे, पटना जेल में उनको रखा गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बांकुड़ा जेल में रखा गया। बाकी नेताओं के लिए अहमदनगर किले में, अहमदनगर फोर्ट में एक टेम्पररी जेल बनाई गई थी, एक अस्थायी जेल बनाई गई थी अहमदनगर किले में। बाकी नेताओं को उसमें ठूंस दिया गया और बाकी सारे जो कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जुलूस धरना प्रदर्शन सारी चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो जब बड़े नेता गिरफ्तार हो गए, सारे बड़े नेता गिरफ्तार थे, तो जिम्मेदारी आई जो सेकंड ग्रेड के नेता थे, जो छोटे नेता थे, जैसे जयप्रकाश नारायण थे उस समय, अच्युत परिवर्धन थे, अरुणा आसफ अली थे, सुचेता कृपलानी थे, राम मनोहर लोहिया, बीजू पटनायक, उषा मेहता। तो ये जो नई पीढ़ी के नेता थे, यानी बड़े सीनियर लीडर के अंडर में जो नए नए नेता काम कर रहे थे, इन लोगों ने बड़े कमाल की भूमिका निभाई इस आंदोलन में। तो एग्जैक्टली ये लीडरलेस मूवमेंट कहा जाता है। तो इसमें बड़े नेताओं की बजाय छोटे छोटे नेताओं की बड़ी प्रमुख भूमिका थी, जिसमें इन सारे नेताओं ने बहुत जोरदार आंदोलन चलाया, क्योंकि इन पर निगाह कम होती थी सरकार की और ये लोग सबसे ज़्यादा काम कर रहे थे। जैसे जयप्रकाश नारायण थे, जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल में रखा गया था। नवंबर 1943 में जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल की दीवार अपने 5 साथियों के साथ फाँदे और फाँद के जयप्रकाश नारायण सीधे हजारीबाग से भागे और नेपाल चले गए। और नेपाल के राजविलास जंगलों में जाके जयप्रकाश नारायण ने एक समूह बनाया, आज़ाद दस्ता। ये जो आज़ाद दस्ता था, ये नेपाल के राजविलास जंगलों में जयप्रकाश नारायण ने बनाया था। क्रांतिकारियों का समूह था। उनमें जो युवक युवतियाँ थी बिहार के, उनको हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी और ये लोग बिहार के जंगलों, नेपाल के जंगलों में छिपे होते थे। रात को ये बिहार की सीमा में एंट्री करते थे, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाते थे, गोलाबारी करते थे और लूटपाट करके रातों रात फिर वापस नेपाल की सीमा में लौट जाते थे। फिर अगले दिन रात को हमला किया। तो ये बिल्कुल समझिए हथियारबंद इनका दस्ता था, आज़ाद दस्ता। तो जब आज़ाद दस्ते की लूटपाट की घटनाएं, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना जब बहुत ज़्यादा हुआ, तब ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, क्योंकि दूसरे देश का मामला था, तो नेपाल सरकार पर दबाव बनाया। फिर नेपाल पुलिस ने राजविलास जंगलों में छापा मारा और ये आज़ाद दस्ते को तोड़ दिया बिल्कुल। ज़्यादातर नेता गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन जयप्रकाश नारायण वहाँ से भागे और भाग के बम्बई चले गए। बम्बई में कई सारे नेताओं ने मिलजुल के, उस समय क्या होता था कि जो क्रांतिकारी होते थे, जो रिवोल्यूशनरी होते थे, उनकी जो मैसेजिंग होती थी, उनका जो संदेश वाहन होता था, तो उनकी मैसेजिंग का कोई बहुत इफेक्टिव मीडियम नहीं था। उस समय संदेश भेजने का सबसे तेज़ जो साधन हुआ करता था वो रेडियो के माध्यम से सबसे तेज़ मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता था। तो बम्बई में उषा मेहता ने, बाबू भाई थे, राम मनोहर लोहिया थे, इन लोगों ने मिलकर क्या किया कि अंडरग्राउंड सीक्रेट एक रेडियो स्टेशन चला। तो पूछा जाता है रेडियो स्टेशन कहाँ पर चला था, तो बम्बई में चला था। उषा मेहता जो थी वो इन्होंने ऑपरेट किया था, राम मनोहर लोहिया उस पर रेगुलर बोला करते थे। तो बम्बई में इन लोगों ने सीक्रेट रेडियो स्टेशन भी चलाया। हालांकि बाद में रेडियो स्टेशन पकड़ लिया गया और उषा मेहता को 4 साल की सज़ा दी गई। इसी बात के लिए अरेस्ट किया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा। तो ये आंदोलन बहुत तेज़ी से चलता चला जा रहा था और बताया कि इस आंदोलन में नेता नहीं थे, केवल छुड़वैया नेता थे, वही लोग फाइट कर रहे थे। इसके बावजूद ये आंदोलन सबसे विस्फोटक रहा, सबसे जोरदार रहा, क्योंकि इस आंदोलन में जो बड़े नेता नहीं थे, तो इस बड़े नेताओं के न होने का फ़ायदा मिला। न होने का फ़ायदा होने का मतलब है कि जैसे जो बड़े लीडर्स होते थे तो मास को कंट्रोल करते थे, पब्लिक को कंट्रोल करते थे कि भाई पब्लिक को ये करना है, ये नहीं करना है। अब झटके में गांधी जी बोल गए डू और डाई, करो या मरो, उसके बाद अरेस्ट हो गए खून के आखिरी कतरे तक। अब इसकी व्याख्या करने का उनको समय नहीं मिला। अब नेता थे नहीं तो पब्लिक खुद ही नेता बन के, पता चला लोग इकट्ठा हुए, अब क्या किया जाए, दिख रहा है खंबा, तो चलो खंबा नोच के भाग जा रहा है, तो कोई पता चला बिजली का तार नोच के भाग जा रहा है। सोचिए बैलगाड़ियों से ट्रेनों की जो पटरियाँ थी, पटरियों को बांध बांध के खींचा गया। हाथी से पता चला कि बिजली के तार के खंभे जो है वो सब उखाड़ दिए जाते थे। तो जिसको जो मर्जी है, कोई खंभा उखाड़ दे रहा है, तो कोई पटरी नोच ले रहा है, तो कोई तार नोच के भाग जा रहा है, कोई डाखाने में आ गया। ऐसा मनमाना क्रांतिकारी हो गए। और क्रांतिकारियों का इतना ज़्यादा जोश होता था, इतना ज़्यादा, कभी कभी लोग पब्लिक इकट्ठा हो गई तो बहुत ज़्यादा जोश हो जाता था। तो इतना ज़्यादा कभी कभी लोगों के अंदर एग्रेशन भर जाता था कि ब्रिटिश सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। और आपको बता दें, ऐसा पहली बार हुआ हमारे फ्रीडम मूवमेंट में कि जनता पर नियंत्रण करने के लिए, पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश सरकार को हेलीकॉप्टर से फायरिंग करवानी पड़ी थी। हेलीकॉप्टर से मशीन गनों से गोलियां बरसाई गई थी। ये हालत हो चुकी थी। तो इतना पब्लिक विस्फोटक और आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी।
और कई जगहों पर तो स्थिति इतनी भयानक हो चुकी थी कि लोगों ने सरकार का ही अस्तित्व समाप्त कर दिया। सरकार का अस्तित्व का मतलब होता है कि जैसे हर ज़िले में सरकार होती है, सरकार का मतलब होता है कि हर ज़िले में सरकार के जो प्रतिनिधि होते हैं, कलेक्टर होते हैं, एसपी होते हैं। तो कई जगहों पर जिलों लोगों ने क्या किया, कलेक्ट्रेट पर सीधा कब्जा कर लिया। कलेक्टर एसपी को भगा के खुद ही कलेक्टर बन गया, यहाँ से हम ही कलेक्टर हैं, हम ही एसपी हैं, और खुद की अपनी लोगों ने समानांतर सरकारें बना ली। यानी सरकार का अस्तित्व करके ख़त्म करके खुद ही सरकार बना ली, भाई हम ही सरकार है, अब सरकार अलग चले, हमारी सरकार अलग चली। तो ये हालत हो चुकी थी। कई जगहों पर लोगों ने अपनी ही सरकार बना ली, कलेक्टर एसपी को भगा के खुद ही कलेक्टर बन जाते थे, खुद ही एसपी बन जाते थे। जिनमें एक बड़ी समानांतर सरकार बनी बलिया में। तो बलिया में जो समानांतर सरकार बनी तो उसमें नेता थे चित्तू पांडे। इन लोगों ने 10 थाने पर कब्जा किया हुआ था और कलेक्ट्रेट पर कब्जा कर लिया था। बाद में बलिया पर नियंत्रण छुड़ाने के लिए सेना बुलानी पड़ी थी। जब सेना बुलाई गई तब जाके इन लोगों को अरेस्ट किया गया। उसी तरीके से जो बंगाल था, तो बंगाल में तामलुक था, ये मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता था तामलुक। तो यहाँ पर 73 साल की एक महिला किसान नेता थी मतंगनी हजारा। मतंगनी हजारा 73 ईयर्स ओल्ड थी, 73 साल की विधवा थी, विडो थी ये। मतंगनी हजारा ने यहाँ पर लीड किया, नेतृत्व किया। और सतारा था, सतारा में थे YB चौहान। तो ये अलग अलग जगहों पर जो समानांतर सरकारें बनी, जिनमें सबसे जो लंबी चली, इनमें ध्यान रखेंगे, बलिया वाली तो जल्दी पकड़ में आ गई थी, लेकिन जो सतारा वाली सरकार थी ये 1945 तक चली थी। ये सबसे लंबे समय तक चली थी। पूछा जाता है कि जो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो कई जगहों पर समानांतर सरकारें बनी थी, तो उनमें सबसे लंबा कौन चला था? तो सबसे लंबी जो पैरेलल गवर्नमेंट चली वो सतारा वाली चली, तो 1945 तक रही थी। इस तरीके से लोगों ने कंट्रोल किया। तो ये चीज़ें इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी कि लोगों ने खुद से ही अपनी व्यवस्था चलानी शुरू कर दी थी। क्योंकि जो बड़े नेता थे उन लोगों ने नारा तो दे दिया था, लेकिन उसको व्याख्या करने का समय उन लोगों को नहीं मिला था। तो जिसको जैसे मर्जी होती थी वैसे ही अपने मनमानी व्याख्या कर लेता था। तो एक तरीके से कहा जाता है कि ये भारत छोड़ो आंदोलन नहीं, एक क्रांति थी। कई जगहों पर इसको अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, अगस्त रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। हालांकि कई सारे लीडर्स थे, कई सारे नेता थे जिन्होंने इस भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया, जिसमें मुस्लिम लीग थी, तेज बहादुर सप्रू थे, राजगोपालचारी थे, हिंदू महासभा थी, अकाली दल थे, ये अंबेडकर थे, भीमराव अंबेडकर। इन लोगों ने क्या किया, इन सारे पार्टियों ने मिलकर इस भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। इन लोगों को लगता था कि ये असामयिक है, इस समय इस आंदोलन की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसमें मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, अकाली दल, तीनों जो धार्मिक पार्टियां थीं, तीनों ने इसका विरोध किया। और जो उदारवादी नेता थे तेज बहादुर सप्रू, राजगोपालचारी और अम्बेडकर जी, सब लोगों ने इसको विरोध किया। लेकिन इसके बावजूद ये आंदोलन सबसे जोरदार चला। अब जैसे जैसे आंदोलन एग्रेसिव होता चला जा रहा था, पब्लिक आउट ऑफ कंट्रोल होती चली जा रही थी, वैसे वैसे ब्रिटिश सरकार के जो दमन के तरीके थे, दमन का मतलब जनता को कंट्रोल करने के लिए ज़बरदस्त तरीके से जो दमन किया जा रहा था, वो तौर तरीके क्रूर से क्रूरतम होते चले जा रहे थे। क्योंकि पब्लिक हिंसा हो रही थी, उसका दमाने के लिए आपको पता है कि हेलीकॉप्टर से गोलियां बरसाई जा रही थी, पुलिस से नियंत्रण नहीं स्थापित हो रहा था, सेना बुलानी पड़ रही थी, तो बुरी हालत हो रही थी। तो जब ब्रिटिश सरकार का दमन चक्र बढ़ा, जनता पर हेलीकॉप्टर से गोलियां बरसाई जाने लगी, इस बात का विरोध जेल से ही गांधी जी ने करना शुरू किया। उनका कहना था कि भाई ये जन आंदोलन है, ब्रिटिश सरकार को इतना बर्बरतापूर्वक कर्म नहीं करना चाहिए। और फाइनली इसी ब्रिटिश सरकार के क्रूरतापूर्वक दमन की वजह से गांधी जी ने क्या किया कि 10 फरवरी 1943 को जेल से ही उन्होंने भूख हड़ताल प्रारंभ कर दी, ताकि ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाया जा सके, ताकि ये जो बहुत बर्बरतापूर्वक कृत्य किए जा रहे हैं, आम जनता पर गोलियां बरसाई जा रही हैं, उसको रोका जा सके। तो ब्रिटिश सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए गांधी जी ने अपना भूख हड़ताल शुरू की। 10 फरवरी 1943 को जेल से ही शुरू कर दिया। जब गांधी जी ने भूख हड़ताल करनी शुरू कर दी, पता चला हफ्ते भर बाद गांधी जी की तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई। जब गांधी जी की तबीयत बिगड़ने लगी, तब फिर ब्रिटिश सरकार पर प्रेशर बनने लगा
क्योंकि 1943 तक आते आते 1943 तक आते आते गांधी जी जो थे वो इंटरनेशनल लेवल के लीडर अब बन चुके थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता बन चुके थे। और 1943 तक 1943 तक आपको बता दें उनको नोबेल अवार्ड्स के लिए भी नॉमिनेट किया जा रहा था। हालांकि नोबेल मिल नहीं पाया, लेकिन शांति के नोबेल पुरस्कारों के लिए गांधी जी नॉमिनेट अब होने लगे थे। अब अंतर्राष्ट्रीय छवि गांधी जी की बन चुकी थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर केवल और केवल नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल प्रेशर भी पड़ रहा था। अमेरिका की सरकार थी, ऑस्ट्रेलिया की सरकार थी, कनाडा की सरकार थी। इन सरकारों ने गांधी जी को रिहा करने पर का दबाव ब्रिटिश सरकार पर बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन मामला लेकिन हो गया। लेकिन हुआ ये था कि फरवरी 1943 तक आते आते जो उस समय ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था विंस्टन चर्चिल, उसने गांधी जी और बाकी नेताओं के इस दबाव के आगे झुकने से मना कर दिया। झुकने से मना क्यों किया विंस्टन चर्चिल ने? उसका भी रीज़न था कि जैसे बताया कि शुरुआत में ब्रिटिश सरकार सुन इसलिए रही थी क्योंकि वर्ल्ड वार में ज़रूरत थी, भारत की ज़रूरत थी। तो क्रिस ऑफर आ रहा है तो अगस्त ऑफर आ रहा है। लेकिन हुआ क्या था कि दिसंबर 1942 में, दिसंबर 1942 में जापान ने एक अमेरिकी नौसैनिक अड्डा था हवाईयन आइलैंड पर, पर्ल हार्बर पर एक जोरदार हवाई हमला किया। बहुत बड़ा नौसैनिक अड्डा था अमेरिका का, और पर्ल हार्बर को बिल्कुल बुरी तरीके से तबाह कर दिया, उजाड़ के रख दिया। इस पर्ल हार्बर की तबाही पर हॉलीवुड की एक फिल्म भी बनी है, पर्ल हार्बर इसी नाम से बनी है, आप चाहे तो देख सकते हैं। उसमें आप देखेंगे किस तरीके से चुन चुन के जापानियों ने अमेरिकियों को मारा था। तो जब पर्ल हार्बर तबाह हुआ, जापानियों ने अमेरिका को तबाह किया, अमेरिका के इस नौसैनिक अड्डे को तबाह किया, तो जापान ने तबाह किया अमेरिकी नौसैनिक अड्डे को। लेकिन इससे खुश हुआ ब्रिटेन, क्योंकि जब जापान का ये नेवल बेस तबाह हुआ तो इस बात से फिर अमेरिका नाराज हुआ। कहा जाता है जापान ने खुद कहा था कि हमने सोए हुए शेर को जगा दिया, और अमेरिका इसी बात से नाराज होते हुए सेकेंड वर्ल्ड वार में एंट्री करता है पर्ल हार्बर के हमले के बाद, ब्रिटेन के फेवर में, जर्मनी, जापान और इटली के अगेंस्ट। तो जब अमेरिका की एंट्री हो जाती है सेकेंड वर्ल्ड वार में, तो अमेरिका के सहयोग से ब्रिटेन अब जर्मनी, इटली पर वापस दबाव बना रहा था। फ्रांस को छुड़ाया जा चुका था। अब जबरदस्ती अमेरिका के सहयोग से जर्मनी और इटली को यूरोप में पीछे ढकेला जा रहा था, और ब्रिटेन अमेरिका के सहयोग से निरंतर वर्ल्ड वार में भारी पड़ रहा था। तो वर्ल्ड वार में पासा पलट चुका था। ब्रिटेन ने झुकने से मना कर दिया, गांधी जी इधर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। इस बार गांधी जी की टाइमिंग गलत पड़ गई। आपको बताया था गांधी जी की टाइमिंग बड़ी सटीक पड़ती थी, लेकिन यहाँ पर टाइमिंग गलत पड़ गई, क्योंकि अब ब्रिटेन को ज़रूरत नहीं थी। चर्चिल ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि भाई जब इस समय हम पूरी दुनिया में जीत रहे हैं, हिटलर जैसों को हराया जा रहा है, तो भारत में एक बुजुर्ग आदमी से तो नहीं हारेंगे। तो कहा गया कि भाई गांधी जी जो मरने वाले हैं, ब्रिटिश सरकार का कुछ तो कर्तव्य बनता है। तो उसने कहा हमने तो कहा नहीं मरने के लिए। तो कहा भाई अगर मर गए तो सरकार को कुछ तो करना चाहिए। तो चर्चिल ने कहा ठीक है, गांधी जी जब मरेंगे तो उनका अंतिम संस्कार हम करा देंगे, भाई हम यही कर सकते हैं। और ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी के अंतिम संस्कार की घोषणा कर दी। सीधे कहा कि अंतिम संस्कार हम करा देंगे। और बताइए, पता चला गांधी जी दबाव बना रहे थे, उधर ब्रिटिश सरकार ने उल्टा प्रेशर ढकेल दिया। जेल में ही चंदन की लकड़ियाँ ले आके डलवा दी गई कि जब गांधी जी मरेंगे तो इसी चंदन की लकड़ी पर इनका अंतिम संस्कार होगा। उनको भी दिखा देगी चंदन की लकड़ी आप ही के लिए आ रही। जेल में बढ़िया सा ट्रक सजा के रखवा दिया गया, भाई जब गांधी जी मरेंगे तो शव यात्रा इसी ट्रक पर निकलेगी। कुछ कमी बेसी हो तो पहले बता दीजिए। उनको भी दिखा दिया गया। सोचिए 1943 के साल में ब्रिटिश सरकार ने कितना दिल खोल के खर्चा किया था गांधी जी के लिए। 1943 में एक हवाई जहाज, वायुयान बुक करा के रखा गया था कि जब गांधी जी मरेंगे तो इनका अस्थि विसर्जन हवाई जहाज से किया जाएगा। तो डेली नई नई घोषणाएं करते चले जा रहे थे, प्रेशर बढ़ाते हुए। और सबसे उदार प्रावधान जो गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि जिस दिन गांधी जी मरेंगे उस दिन सरकारी नौकरियों में आधे दिन की छुट्टी दे देंगे, हाफ डे डिक्लेयर कर देंगे। अब पता चला गांधी जी इधर प्रेशर बना रहे, उल्टा प्रेशर ब्रिटिश सरकार ने चढ़ा दी कि आप मरिए और देखिए हम क्या शानदार शव यात्रा निकालते हैं, दुनिया देखेगी। ऐसी शव यात्रा तो किसी की हुई नहीं होगी। उल्टा प्रेशर ढकेल दिया ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी के ऊपर। गांधी जी की हालत इधर बिगड़ती जा रही, उधर ब्रिटिश सरकार नई नई घोषणाएं कर रही है, अलग मौज ले रही है उनकी। अब इधर देश में बिल्कुल कौतूहल का माहौल बना कि अब क्या होगा। जैसे पहले, अब तो थोड़ा फैशन कम हो गया, कुछ समय पहले तक अगर आपको याद हो तो लोग राह चलते ना, पहले रेडियो बजता था तो लोग स्कोर पूछते थे कि भाई स्कोर क्या हुआ, तो लोग बताते थे भाई चाय पानी की दुकान पे स्कोर ये हुआ है। तो उस समय भी लोग कान में रेडियो लगा के सुनते रहते थे भाई चल क्या रहा है। लोग बाग पूछते थे कि मतलब हैं कि गए अभी।
सरकारी नौकरी वाले भी वेट कर रहे थे, जाएँ तो आधे दिन की छुट्टी मिल जाए हम लोग को हाफ डे। ये भी एक तमाशा बन गया। तो एक अलग ही दिशा में चला गया माहौल। अब जब देखा गांधी जी ने कि प्रेशर बिल्कुल बढ़ता चला जा रहा है, सरकार दबाव बढ़ाती चली जा रही है, अंतिम संस्कार की एक से एक तैयारियां होती चली जा रही, जब प्रेशर बहुत ज़्यादा देखा गांधी जी ने, तब फिर चुपचाप उन्होंने 21 दिन बाद अपना ग्रहण कर लिया भोजन। अब बोला मरने का प्लान कैंसिल, नहीं मरते, जाओ खुद बेटा हमारे मरने की तैयारी कर रहे हो। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार की सारी तैयारियों पर पानी फेर दिया। बोला अभी देश को हमारी ज़रूरत है, इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाले, जब तक आज़ादी नहीं मिलेगी तब तक तो नहीं आ जाएंगे। सरकार भी अचंभित हुई कि यार सारी तैयारी हम लोग कर रहे थे, अजीब से पलटी मार गए। जैसे आपको बताया था 1917 में चंपारण, कि गांधी जी की सबसे खास बात थी टाइमिंग, समय पड़ने पर कदम आगे बढ़ाना और समय पड़ने पर पलटी मारने से भी नहीं चूकते थे। अब यहाँ देख रहे हैं कि सारी तैयारियां हो रही, पता चला कभी सांस हट के उठा के ले आके सब जला देंगे, तैयारी तो पूरी हो रखी, देश में भी लोग वेट कर रहे हैं, कम मरे तो अंतिम संस्कार हम लोग देखें क्या शानदार निकालती है ब्रिटिश सरकार। तो यहीं पर गांधी जी पलटी मारते हैं, बोलते कोई बात नहीं, अभी देश को हमारी ज़रूरत है, आगे देखा जाएगा, मरने का प्लान कैंसिल, नहीं मरेंगे, जाओ, खत्म कहानी। तो सारा कौतूहल पर गांधी जी ने पानी फेर दिया और मामला बिल्कुल शांत हो गया। उधर अप्रैल के महीने में, अप्रैल 1943 तक ये तमाशा चला। 1944 आते आते 1944 आते आते अप्रैल तक और मई तक जर्मनी और इटली सरेंडर कर चुके थे। जर्मनी की हार हो चुकी थी। सबसे पहले इटली पहले हारा था, मुसोलिनी को मार दिया गया और हिटलर ने भी सुसाइड कर लिया। तो जब जर्मनी और इटली की हार हो गई और यूरोप में मामला संधा पड़ने लगा, एशिया में इधर अभी जापान अभी लड़ रहा था। जापान ने सबसे बाद में सरेंडर किया, जर्मनी इटली पहले ही कर दिया। अप्रैल 1944 तक हो चुका था। तो जब यूरोप में शांति होने लगी थी, वर्ल्ड वार ख़त्म होने लगा था, तो गांधी जी की भी तबीयत को देखते हुए फाइनली 6 मई 1944 गांधी जी को स्वास्थ्यगत कारणों से जेल से रिहा कर दिया गया कि अब उनको जेल में रखने का कोई कारण नहीं बनता था। इधर भारत छोड़ो भी जनता के बहुत जोरदार आक्रोश के बाद शांत हो चुका था। तो अब गांधी जी को जेल में रखने का कोई मतलब नहीं बनता और गांधी जी जेल से रिहा हो गए। फिर 1945 आते आते सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म होता है। जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म होता है तो यूरोपीय देशों की, खासतौर यूरोप में ब्रिटेन की जीत होती है, जर्मनी जापान इटली ये लोग हार जाते हैं। ब्रिटेन जीत तो गया था लेकिन लड़ते लड़ते हालत पस्त हो गई थी, हालत ख़राब हो चुकी थी ब्रिटेन की। और अब भारत वो पहले वाला भारत था भी नहीं। पहले था कि राजा को हरा दिया, देश गुलाम हो गया, नेता को अंदर कर दिया, पब्लिक शांत हो गया। अब न राजा रानी का दौर था न नेताओं का दौर था। भारत छोड़ो आंदोलन ने ये दिखा दिया था कि अब पब्लिक सामने खड़ी है, पब्लिक से मुकाबला करना है। तो जब जनता खड़ी हो जाए तब फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। हर घर पर पुलिस, हर घर पर सेना नहीं खड़ी की जा सकती। तो इस भारत छोड़ो ने ब्रिटिश सरकार को ये दिखा दिया कि अब नेताओं और राजाओं महाराजाओं का दौर नहीं है, अब जनता का सामना करना है। तो अब जनता जागरूक हो चुकी थी और दूसरी बात, अब ब्रिटिश सरकार के अंदर उतनी क्षमता नहीं थी कि ज़बरदस्ती कुछ कर पाते, क्योंकि उधर जीत तो गए थे लेकिन लड़ते लड़ते पस्त हो चुके थे। सोचिए यूरोपीय देशों की पॉपुलेशन लगभग आधी हो चुकी थी। रूस की 50% पॉपुलेशन खत्म हुई, पोलैंड 60% खत्म हो गया, पूरी डेमोग्राफी चेंज हो गई, लिंगानुपात बदल गया यूरोप का। आज भी यूरोपियन कंट्रीज़ का आप सेक्स रेशियो देखेंगे लिंगानुपात यानी मेल फीमेल का, तो फीमेल की पॉपुलेशन 1000 से ज़्यादा, मतलब पुरुषों से ज़्यादा है। कहीं 1100 है, कहीं 1200। इसीलिए क्योंकि वर्ल्ड वार में क्या होता था, युद्ध होते थे, युद्धों में पुरुष मारे जाते थे, औरतें बच जाती थी। तो पूरी डेमोग्राफी यूरोप की चेंज हो गई और ऊपर से भारत अब जाग चुका था और ब्रिटेन कमज़ोर हो चुका था। तो वर्ल्ड वार में जो इंग्लैंड जीत तो चुका था लेकिन लड़ते लड़ते भारत हालत पस्त हो गई थी और अब भारत भी इस हालत में नहीं था कि उसको सीधे सीधे नियंत्रण करने देता। तो इसीलिए ब्रिटिश सरकार अपनी पॉलिसी बदलती है और 250 साल पुरानी अपनी नीति पर लौटती है। जो उनकी नीति थी पुरानी, व्यापार, क्योंकि भारत एक बड़ा जनसंख्या वाला देश था, यहाँ से रॉ मटेरियल की सप्लाई हो सकती थी। तो भारत पर सीधे सीधे राजनीतिक नियंत्रण के बजाय आर्थिक नियंत्रण इसके लिए जरूरी हो चुका था। यानी अब फाइनेंशियल कंट्रोल करना था, पॉलिटिकल कंट्रोल की जरूरत नहीं थी, जरूरत भी नहीं थी और वो कर भी नहीं पाते। तो अब यही ब्रिटिश सरकार अपनी पॉलिसी बदलती है, गवर्नर जनरल को वापस बुलाया जाता है और उसको एक नई योजना समझा के भारत भेजा जाता है। अब क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, राजनीति हमारी किस करवट मोड़ लेती है, इस पर चर्चा करते हैं हम लोग अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। हम लोग 1944 तक पहुंच चुके हैं, 3 साल बचे हैं आज़ादी में। उम्मीद है अगली क्लास तक देश आज़ाद हो जाएगा, आज़ादी की हवा में हम लोग सांस लेंगे। मिलते हैं, बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए थैंक यू।